तो दोस्तों शुरुआत में हम देखते हैं जिया को, जो कि अपने कल्टीवेशन पूरी कर लेती है और अपने मास्टर को बताती है कि अब उसने सारी पावर्स ले ली है। तो वो अपने मास्टर से पूछती है कि क्या अब मैं माउंटेन से नीचे सिटी में जा सकती हूँ। मास्टर यहाँ पर जिया से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शरारती जो होती है और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं किया करती थी, यानी कि वो मास्टर की बात भी नहीं माना करती थी। तो वो बताने लगते हैं कि देखो अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ, तो अब टाइम आ गया है कि तुम्हें अब लीडर की पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। तो जिया कहती है मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी जानती हूँ। तो जी आगे मास्टर उसे बताते हैं कि लगता है तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के बाद में सिटी में जिन नाम का एक बंदा ढूंढना होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है। बस जिया तो अपने मास्टर की पूरी बात को सुने बगैर ही यहाँ से निकल जाती है और वो कहती कि अच्छा तो ये जो जिनसैन नाम का बंदा है ये मुझे मारना चाहता है, तो ठीक है मास्टर मैं इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगी, यानी कि उसे निपटा दूंगी, मार दूंगी। वो तुरंत ही यहाँ से बैग उठाकर चली जाती है। उसके मास्टर उसे बताने लगते हैं कि अरे मैं कह रहा था कि वो बंदा तुम्हारी डेस्टिनी है, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बल्कि वही बंदा तुम्हारी जान को खतरे में पड़ने से बचा सकता है। लेकिन जिया तो सिटी में आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। तभी यहाँ पे कोई कपल किस करने जा रहा होता है, तो ये बीच में आ जाती है। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जिक चैन होता है। वो यहाँ पर अपनी मोम से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी उसका फ़ोन पकड़ लेती है। तो जिंग मरने की एक्टिंग करते हुए अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि मम्मा आप जानती है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ और 1 साल में मर जाऊंगा, तो आखिर कौन ही लड़की होगी जो मुझ जैसे लड़के से शादी करना चाहेगी। लेकिन अगर अभी भी आप मुझसे मेरी शादी फोर्सफुली कराना चाहती है तो मैं आपकी आंखों के सामने मर जाऊंगा। और वो बस अपनी मम्मा को दिखाने के लिए रोड पर जा रहा होता है मरने की एक्टिंग करने के लिए। तभी इतने में उसी टाइम पर यहाँ पर ट्रक आ जाता है और वो जिन को हिट करने वाला होता है, पर यहाँ से जिया दोस्तों गुजर रही होती है। तो उसे इस बारे में पता लग जाता है कि किसी की जान खतरे में, तो वो जल्दी से उसे बचाने पहुंच जाती है और जिंग को लेकर रोड के साइड में आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि देखो खुद की जान लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है, तुम्हें पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। यहाँ पर जो जिन की सेक्रेटरी आकर उसे कहती है कि बॉस क्या आप ठीक है, तो फिर वो जिया को बताने लगती है कि आप गलत समझ रही है मैडम, ये जो मेरा बॉस है वो मरने नहीं जा रहा था। तभी यहाँ पर जीन तो जिया के चिपक कर सारी बात बताने लग जाता है कि मैं 27 ईयर का हो गया और अभी भी सिंगल हूँ और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मुझसे कौन लड़की शादी करेगी। सेक्रेटरी सोचती है कि बॉस कितने झूठे, ये तो खुद ही अपनी मम को शादी के लिए मना कर रहे थे। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम इस बात से अपसेट हो। फिर वो इसे एक ब्रेसलेट दे देती है और कहती है ये तुम्हें साइकोलॉजिकल ठीक रखेगा और तुम्हें अच्छा फील होगा। जिंग जिया से उसका नाम पूछने लगता है तो वो अपना नाम बताती है और फिर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। जिंग यहाँ पर उस चेक ब्रेसलेट को देखने लग जाता है। उसकी सेक्रेटरी थी वो तो ये सब देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है बॉस क्या वो भूत थी। जिंग कहता है कि नहीं वो भूत नहीं थी बल्कि एक फेरी थी। जिंग को तो जिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो सोचता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। दूसरी तरफ जिया की मोम उसे कॉल करके उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही होती है, तो वो नहीं कहती है। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है मत जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारा जेट पैन नहीं दूंगी। तो फिर जिया यहाँ पर बाहर आ जाती है और सोचती है माउंटेन सिटी में आते ही मुझे यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स किया जा रहा है। सच में ये दुनिया कितनी ज़्यादा जालिम है, एक बेचारी लड़की को इतना तंग कर रही है। मैंने सुना है कि जो मेरा ब्लाइंड डेट है वो तो एक ओल्ड मैन है जिसे एक इनोसेंट सी लड़की चाहिए, तो अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं एक इनोसेंट लड़की नहीं हूँ। बल्कि जिया यहाँ पर जानबूझ के बैड गर्ल का गेटअप करके आ जाती है और पहले से ही मेल मॉडल को हायर करके रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि जिया को वो ओल्ड मैन वाली ब्लाइंड डेट जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर जिंग की सेक्रेटरी उसको पकड़कर बाहर ले आती है, क्योंकि सारा तो जिंग का प्लान था, क्योंकि वो यहाँ पर जिया को ढूंढने के लिए आया था। जिंग के आते ही जिया समझ जाती है कि उसका ब्लाइंड डेट है ये, तो वो कहने लगती है कि मेरे ब्लाइंड डेट काफ़ी जल्दी आ गए तुम। तो वो उसको दिखाने के लिए मेल मॉडल को टच करने लग जाती है। तभी जो जिंग था वो उसे कह देता है कि मुझे मिस जिया से अकेले में बात करनी है, तो तुम लोग सब बाहर जाओ। तो जिया कहती है ये सब लोग साथ में रहेंगे, तुम्हें जो बात करनी है इनके सामने करो और हम लोग साथ में भी तो एंजॉय कर सकते हैं ना।
ये मेल मॉडल भी यहाँ से जाने के लिए नहीं मानते और कहते हैं कि मिस जिया ने हमें पैसे दिए हैं तो हम लोग आपकी नहीं सुनेंगे। तो जिंग यहाँ पर उन लोगों को काफ़ी सारे पैसे फेंक देता है उनके सामने। इतने सारे पैसे देखकर तो वे तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिंग जिया के पास बैठ जाता है और वो सोचती है क्या सच में ये मेरा ब्लाइंड डेट है, ये तो कोई ओल्ड मैन नहीं है। वो सोचती है वैसे ही चाहे जो हो जाए मैं इससे अपने आप को रिजेक्ट करवा करूँगी। फिर वो जानबूझ के उसको टच करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही जिंग इससे अपना नाम बताता है तो ये सुनकर तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा। फिर उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने भी उसे जेक चैन के बारे में बताया था। तो ये सोचती है कि अच्छा तो ये वो बंदा है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर तो ये तो मेरा दुश्मन है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं अपने दुश्मन से इतनी जल्दी मिल जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आज इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। फिर वो उसे कहती है कि मुझे हमारी शादी से पहले शादी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या शादी इतनी जल्दी, अभी तो हम लोग मिले हैं ना, पहले देखो हम एंगेजमेंट कर लेते हैं फिर शादी के बारे में सोचेंगे। ये सुनकर जिया हैरान हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, अब तो तुम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रही थी लेकिन अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जिया कहती है बिल्कुल नहीं और वो वापस से अपनी बैड गर्ल वाले मूड में आ जाती है और कहती है कि लेकिन एंगेजमेंट से पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा। वो सोचती है कि इसे होटल रूम में ले जाने के बाद में मैं इसे मार दूंगी। जिंग सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई है और मेरे पास इसे देने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं है। अगर इसे मेरी बॉडी भी चाहिए तो इसमें क्या नामुमकिन चीज़ है। फिर वो हाँ कह देता है। फिर जिया और वो होटल में आ जाते और यहाँ पर वो उसकी वाइन में कुछ जहर मिला देती है ताकि वो पीते ही मर जाए। जिंग को तो कुछ होता नहीं है क्योंकि वो तो जहर था ही नहीं बल्कि वो तो ड्रग्स थे। जिया सोचती है कि आखिर उसे कुछ क्यों नहीं हुआ तो वो भी उसे स्मेल करने लग जाती है और फिर यहाँ पर जिया को भी नशा चढ़ जाता है। फिर जिंग जिया को होश में लाने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है आज तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। गुस्से में आ जाती है कि तुम मेरी इनोसेंस मुझे वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं क्योंकि फ्यूचर में तो तुम मुझे मार ही दोगे, इसीलिए अब तुम जिंदा नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। फिर वो कोई अपना दूसरा जहर निकाल दिया और उसके ऊपर यानी कि वो पाउडर होता है उसे डाल देती है। फिर भी यहाँ पर जिंग को कुछ भी नहीं होता है। ये सोचते ये सब क्या हो रहा है, क्या ये एक्सपायर हो चुका है। तभी उसमें एक नोट लिखा होता है, वो पढ़ने लग जाती है जिसमें उसके मास्टर ने लिखा होता है कि इस सिटी में कुछ रूल्स होते हैं यानी कि लॉ के हिसाब से चलती है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही जहर को मेडिसिन में तब्दील कर दिया था ताकि वो किसी दिक्कत में ना पड़ जाए। फिर यहाँ पे जाने के बाद में तो जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोचती है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर इसे होश आ गया तो ये मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान जाएगा। जिया स्लोली आगे बढ़ने लग जाती है और जैसे दरवाज़ा खोलने जा रही होती है इतने में यहाँ पर जिंग को होश आ जाता है और वो हक करके कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ से भाग क्यों रही थी, क्या तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, लेकिन कल रात को तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस उल्टा बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं तो चाहूँगी कि हम दोबारा कभी मिले। और फिर ये सोचती है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्या कह रही हूँ। जिंग कहता है कि कोई और दिन का इंतज़ार करना है क्यों है, हम अभी चल के शादी कर लेते तो फिर तुम जितना चाहो मेरे साथ खेल सकती हो। और वो सोचता है कि आखिर मैं अपने दिल की बात कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे कहीं ये मुझसे डर के ना भाग जाए। जिया कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। फिर वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर इसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ तो उस मेडिसिन का असर है कि ये लोग अपने दिल की बात बोल पा रहे। तो ये सोचते हैं कि आखिर इसका असर कब तक रहेगा। बैठकर जिया को प्रपोज करने लग जाता है और उसे बताता है कि आज जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं तभी से तुम्हें देखते के साथ ही पसंद करने लगा था, इसीलिए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मेरी जो $ट्रिलियंस की जो प्रॉपर्टी है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो जिया कहती है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी भला मुझे क्यों दोगे, आखिर तुम इतने अच्छे तो हो। जिंग्स उसे बताता है कि एक्चुअली में मुझे एक स्ट्रेंज डिसीज़ है और मेरे पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम बचा है और मैं आज अपनी जान देने के लिए जा रहा था पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मुझे तुम मिल जाओगी। देखो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो
मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद में तुम्हें मिल जाए, और तुम ये समझ लेना कि तुमने जो मेरी जान बचाई थी ये उसी का कंपनसेशन है। जिया सोचती है कि ये तो कितना अच्छा ऑफर है, 1 साल में ही मैं इसे छुटकारा पा लूंगी और मैं इतनी प्रॉपर्टीज की मालकिन भी बन जाऊंगी, मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। फिर वो उसे तुरंत ही पूछती है, हस्बैंड आखिर हम शादी कब करने वाले हैं। फिर जिया अपनी मोम को इस बारे में कॉल करके बता देती है कि वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रही है। तो उसकी मोम बहुत ही खुश हो जाती है, पर तभी उन्हें रास्ते में जिया का कैंडिडेट मिल जाती है, यानी कि वो आदमी, और वो उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो जिया के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट गए हुए थे ना। तो वो आदमी कहता है कि आप ये क्या बकवास कर रही है, मैं तो अभी आपकी बेटी से मिला भी नहीं हूँ। फिर जिया की मोम तो डर जाती है कि आखिर फिर जिया किसके साथ में कोर्ट में गई है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर तो इसे काफ़ी टेंशन होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं जिया तो जिंग के साथ कोर्ट की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे जिया को पहले सच बता देना चाहिए कि मैं इसका ब्लाइंड डेट हुई नहीं, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, अगर मैं इसे सच बताऊंगा तो गुस्सा हो जाएगी और ये शायद मुझसे शादी ना करे। तभी यहाँ पर जिया रुक जाती है और इससे कहती है, देखो अब हम शादी करने वाले, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं कैसे टाइप की पर्सन हूँ, मैं सच में पैसों की बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं शादी के बाद कोई काम नहीं करूँगी और तुम मुझे कुछ बोल भी नहीं सकते हो। जी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें शादी के बाद में कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा और अगर तुम्हारी और कोई भी शर्त है तो वो भी बता सकती हो, तुम मुझे मंजूर होंगी। तो जिया कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कहता है कि अगर कोई तुमसे झूठ बोले तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगी। तो ये कहती है कि मैं उसे तोड़ दूंगी और वो मैजिक करके दीवार को ब्रेक कर देती है। ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर जिंग डरने लग जाता है। फिर वो जिया से कहता है कि तू फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तभी यहाँ पर आसमान में अचानक से बिजली चमकने लग जाती है और जिया सोचती है, आखिर मेरी लेफ्ट आइज क्यों भड़क रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी में कुछ दिक्कत है। फिर वो सोचती है कि चलो मैं कैलकुलेट करती हूँ, पर यहाँ पर जल्दी से जिंग उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरी दी हुई रिंग पसंद आई या फिर नहीं। तो वो शाय फील करने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, चलो हम लोग चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ये सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे रोक दिया, अभी अपनी शादी के बीच में मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता हूँ। फिर दोनों जब फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं तभी फोटोग्राफर के जो कैमरा होता है उसमें भी दिक्कत आ जाती है और यानी कि वो स्पार्क हो जाता है। फिर जब ये मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए दोनों साइन करने लग जाते तो जिया जैसे साइन करने जाती है तो उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है, स्टाफ उसे दूसरा पेन देते हैं तो उसकी भी इंक खत्म हो जाती है और ऐसे ही कोई भी पेन चल नहीं रहा होता है। तो जिया को काफ़ी गड़बड़ महसूस होने लग जाती है कि आके मैरिज सर्टिफिकेट लेने में इतनी क्यों दिक्कतें आ रही है। तभी जिंग उसका हाथ पकड़ के साइन कराने में उसकी मदद करता है और कहता है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं कोई रिग्रेट नहीं होगा इन फ्यूचर। और वो उसे साइन करवा देता है। फिर तभी इतने में जिया को उसकी मम की कॉल आ जाती है और वो इसे इस बारे में बताना चाह रही होती है कि वो किसी गलत पर्सन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई है, पर सिग्नल खराब होने की वजह से जिया वो बात सही से समझ नहीं पाती है, यानी कि सुन नहीं पाती है और कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जिया की मोम तो उस प्लान डेट के साथ में कोर्ट में पहुंच जाती है। तभी ये लोग स्टाफ को बात करते हुए सुनते कि ये लड़की कितनी बेचारी है, जो कि जिस बंदे से शादी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और जल्द मरने वाला है। जिया की मम्मी ये सुनकर तो गुस्से में आ जाती है कि वो बंदा मेरी बेटी को चीट कर रहा है। फिर वो यहाँ पर जिया को बताने लग जाती है कि उसके साथ मैरिज फ्रॉड हो रहा है। तभी यहाँ पर एंड टाइम पर जिंग का जो गार्ड होता है वो जिया की मम को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और जिया जैसे पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है तो वो इससे कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी मेरी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। फिर ये यहाँ पर जिंग से पूछने लग जाती है इस बारे में कि वैसे मुझे बताओ ये मैरिज फ्रॉड क्या होता है। तो ये डर रहा होता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो ये कहती है कि मैंने अभी अभी किसी के मुंह से ये वर्ड सुना है, मैं जानना चाहती हूँ इसका मतलब क्या होता है। जिया की मोम यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है ताकि उसकी आवाज़ उसकी बेटी तक पहुँच जाए और वो रुक जाए।
लेकिन गार्ड तो यहाँ पर उसको पकड़ कर ले जाते हैं और जिंग जिया को समझाने लग जाता है कि तुमने ठीक से रेस्ट नहीं किया है ना, इसीलिए तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तुम कुछ भी सोच रही हो, कुछ भी सुन रही हो। फिर स्टाफ इन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं और हैप्पी वेडिंग विश कर देते हैं। फिर जिंग जिया को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी मोम से मिलाता है और कहता है कि मोम ये मेरी वाइफ है। तो यहाँ पर जो जिंग की मोम होती है वो तो उससे बात करने के लिए साइड में ले जाती है और उससे कहती है कि मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने शादी कर ली, पर क्या ये एक फॉल्स मैरिज है? क्या इस लड़की को मालूम है तुम्हारी इस डिसीज़ के बारे में? तो जिया जल्दी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स आंटी, मुझे मालूम है, तभी तो मैं इसके साथ हूँ। जिंग की मोम कहती है कि तुम बिना आवाज़ कर यहाँ पर कैसे आ गई? तो ये कहती है कि आंटी मेरी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरा जो प्रैक्टिस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जिंग की मम्मा ये सुनकर पूछती है कि क्या तुम त्यांग चांग स्कूल की स्टूडेंट हो? जिया कहती है कि नहीं, मैंने तो इस बारे में सुना तक नहीं है। तो जिंग की मॉम उससे कहती है कि इस लड़की को तो स्कूल के बारे में भी नहीं पता, आखिर ये तुम किसको ले आए हो? कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? ज़रूर ये लड़की मुझसे झूठ बोल रही है। तो जिया कहती है कि आंटी मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर आप मुझे कैसे झूठी कह सकती हो? चलो मैं अब आपको एक प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। तो फिर वो मैजिक करती है और कहती है कि मैंने आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम ठीक कर दी है। तो जिंग की मॉम तो हैरान हो जाती और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है। फिर वो कहती है कि आखिर मैं कैसे मान लूँ, तुम सच बोल रही हो, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मैंने अपने हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाई है, उन्होंने कहा ये कभी ठीक नहीं होगी। जिया कहती है कि ठीक है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। और फिर ये कहकर वो मैजिक करना शुरू कर देती है और मैजिक से यहाँ पर मोम बाल उगा देती है, मोम के सर पर काफ़ी सारे बाल उगा देती है। जिसके बाद तो जिंग की मोम को यकीन आ जाता है और वो जिया से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम सच में मेडिकल स्किल्स में माहिर हो, फिर तो तुम मेरे बेटे की बीमारी को भी ठीक कर सकती हो। तो जिया हंसती है और कहती है कि इसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है और मन में सोचती है कि ये तो मेरा दुश्मन है, आखिर मैं इसकी मदद क्यों ही करूँगी। तो फिर जीन कहता है कि मम्मा आप जिया के लिए मुश्किल मत खड़ी करना, वैसे काफ़ी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पर जीन को खांसी आने लग जाती है और इसी के साथ उसके मुंह से खून भी आ जाता है। ये देखकर तो जिया पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, आप तो मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की। जिया को काफ़ी बुरा लगता है ये बात सुनकर, वो सोचती है कि मुझे तो इसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसकी जान बचाई तो फिर एक ना एक दिन ये मुझे ज़रूर मार देगा, तो अगर उसकी जान बचेगी तो फिर मेरी जान खतरे में हो जाएगी, आखिर मैं ऐसा जोखिम क्यों ही उठाऊंगी। तभी जिंग कहता है कि तू फिक्र मत करो, मैं जितना जल्दी मरूंगा उतनी जल्दी मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी और तुम इसमें अगर खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। जिया सोचती है आखिर ये इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है, सच में क्या ये मेरा दुश्मन इतना बुरा नहीं है। जिया सोचती है कि पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि कहीं वो सच में मुझे मारना चाहता है या फिर नहीं, अगर नहीं तो फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसकी जान बचानी चाहिए या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया की मोम जिंग के घर पर अंदर घुस जाती है और सोचती है कि वो झूठा लड़का यहीं पर रहता है जिसने मेरी बेटी को फंसाकर शादी कर ली है। तभी इतने में यहाँ पर जिंग के गार्ड्स बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे होते हैं और जिया की मोम को धक्का लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और गार्ड ये पत्थर लेकर जैसे अंदर आ जाते हैं तो इस पत्थर को देखकर जिया पूछने लगती है आखिर ये क्या है। तो गार्ड बताने लगते हैं कि मिस्टर जी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, वो सच में आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सीरियस है। पर जिया तो गुस्से में आ जाती है कि ये पत्थर वो इतनी मेहनत करके माउंटेन पर लेकर गई थी और आखिर वो यहाँ पर कैसे ला सकता है, सच में वो मुझसे बदला ही ले रहा है। फिर यहाँ पर गार्ड उससे कहती है कि तुम मेरी एक मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग जिया के मास्टर से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसी ने ये पत्थर उनसे खरीदे होते अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। फिर जिया यहाँ पर गुस्से में बैठी होती है, तभी जिंग यहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? मैंने स्पेशली उसे टाउन से तुम्हारे लिए मंगाया क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जैसे कंटलवेटर्स को अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होती है। तो जिया सोचते हैं कि क्या सच में ये मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। फिर ये अपने आप को समझाते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरा दुश्मन है। और फिर वो इससे गुस्से में कहते हैं कि आज रात तुम मेरे रूम में नहीं सोओगे और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं जिया जब अपने रूम में सो रही होती है तभी इतने में यहाँ पर जिंग चोरी छुपे छुरी लेकर आ जाता है
और जिया उसकी आवाज़ सुन लेती है और जल्दी से उसको पकड़ लेती है और ये कहता है कि वाइफ मैं हूँ। तो फिर वो पूछती है कि आखिर आधी रात में तुम यहाँ पर चोरी छुपे क्या कर रहे थे। जिंग यहाँ पर उसे एप्पल दिखाता है और आई लव यू कहता है। जिया सोचती है कि ये पक्का मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया होगा और अब मैंने पकड़ लिया तो एक्टिंग कर रहा है कि ये एप्पल लेकर आया। फिर जिंग पूछता है कि वाइफ मैं भी क्या यहाँ पर सो सकता हूँ। तो ये कहती है हाँ। तो फिर वो खुश हो जाता है और तभी वो देख लेता है कि यहाँ पर तो विंडो खुली हुई है। तो ये कहता है कि मैं विंडो बंद कर कर आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिया की मोम विंडो चढ़कर आ रही होती है, पर तभी यहाँ पर जिंग विंडो को बंद कर देता है और जिया की मोम चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोचता है कि आखिर आवाज़ किसकी थी। वहाँ पर जिया की मोम तो बाहर गिर पड़ती है और तभी जिया कहती है कि तुम मेरे साथ सोना था ना, तो जल्दी आ जाओ। ये फिर जल्दी से भागकर जिया के पास आ जाता है। तो फिर यहाँ पर जिया उसे रस्सी से बांध देती है। जिंग कहता है कि वाइफ तुम ये क्या कर रही हो, हम लोग लास्ट टाइम होटल में भी साथ में सोए थे। तो फिर जिया कहती है कि तुम चुपचाप बैठो, मतलब सो जाओ, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो। जिंग भी उसे गुड नाइट बोलकर उसके ऊपर सर रखकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिया इस बारे में सोचने लग जाती है कि जिंग अच्छा है या फिर सच में वो बुरा है, मुझे मारना चाहता है। तभी इतने में जिंग यहाँ पर एक लड़के को घर पर ले आता है और ये लड़की जिंग की मॉम को बताती है कि मैं यहाँ पर जिंग का ट्रीटमेंट करने के लिए आई हूँ। जिया पूछती है कौन हो तुम। तो जिंग उसे बताता है कि मेरी पर्सनल डॉक्टर है और ये मेडिकल जीनियस है और इसका नाम शू है और यहाँ पर ये चैंग स्कूल से है। ये कहती है कि अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो फिर वो कहती है, यहाँ पर जिंग का हाथ पकड़ लेती है और सब पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तुरंत ही वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, जल्दी से जिया के करीब चला जाता है और इससे बताने लगता है कि देखो ये मेरी वाइफ है। तो फिर ये सुनकर तो शो हैरान हो जाती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम्हारी शादी कब हुई है। तो ये से बताता है कि हमने आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया। तभी इतने में जिंग की मोम कहने लगती है कि तुम जल्दी से जिंग का चेकअप करो और देखो आखिर उसे क्या हो गया, आज ही उसके मुँह से खून निकला था। तो फिर तुरंत ही वो अपने नीडल्स निकाल लेती है जिंग का चेकअप करने के लिए और बताती है कि उसे क्या हुआ। तो फिर वो अपने पिल निकाल कर उसे देने लग जाती है खाने के लिए कि इससे खा लो फिर तुम अच्छा फील करोगे। तभी जिया जल्दी से इसकी पिल को फेंक देती है और कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो, ये मेडिसिन बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर ये इसे खा लेगा तो इसकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी और इससे मेडिसिन की वजह से तो 3 दिन में ही इसकी जान भी जा सकती है। तो फिर शू इसके बच्चे लाने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिया कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही और फिर ये कहती है कि रुको, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को ट्राई करके दिखा सकती हूँ। फिर जिया सोचती है कि वैसे भी ये मेरा हस्बैंड है तो अगर इसे मरना होगा तो ये मेरे हाथों से मरेगा, ना कि ऐसे चीटर के हाथों से। फिर जिया बताने लगती है कि मेरी मेडिकल स्किल्स से भी जिंग को मैं ठीक कर सकती हूँ। तो फिर जिंग की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है यानी इसका मतलब कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स का रिजल्ट भी सक्सेसफुली होगा, यानी कि 100% है। तो जिया कहते हैं कि नहीं 10% से भी कम है। तो फिर जिंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट तुम करो, मेरी बीमारी तुम ठीक करो। तो जिंग की मॉम कहती है बेटा तुम्हारी लाइफ कोई मजाक नहीं है। वो शो भी जिंग की मॉम से कहने लगती है कि आंटी आप इस लड़की को जिंग का ट्रीटमेंट कैसे करने दे सकती है। पर जिंग कहता है कि मॉम मेरी वाइफ कर रही है जो वो ठीक कर रही है कि मेरी रिकवरी हो सकती है। अगर मेरी वाइफ कह रही कि मेरी रिकवरी हो सकती है तो ऑफकोर्स हो सकती है, तो क्यों ना ट्रीटमेंट हम इसे ही करने दें। तो ये सुनकर तो जिया हैरान जाती है और पूछती क्या सच में कि तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा है। तो वो कहता हाँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम पर 100% ट्रस्ट है। फिर जिया सोचने लगती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे होश में आ जाना चाहिए, मुझे इसे पसंद नहीं करना चाहिए। फिर जिया कहती है कि देखो मैं तुम्हें 100% गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मतलब 100% कि तुम शांति से इस दुनिया से जाओ। तो शू कहती है कि ये लड़के एक चीटर, आखिर तुम इस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तो जिंग उस पर चिल्लाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है रिस्पेक्ट से बात करो क्योंकि ये मेरी वाइफ है, तुम ये भूलो मत। तो वो कहती है ठीक है। फिर बाद में जब तुम खुद पता लग जाएगा ना कि इसके बारे में कि कितनी ज़्यादा फ्रॉड है, ये तुम्हारी जान ले लेगी, तो फिर तो मेरे पास भागे मत आना। और ऐसे कहकर तो शू गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जिंग
जब ऑफिस में आ जाता है तो उसकी सेक्रेटरी उसे देखे जा रही होती है, तो ये पूछता है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा। तो वो कहती है कि बॉस, मुझे आपसे कब से पूछना था कि आपके सर पे ये ऐसे फोक्स क्यों निकल रहे हैं। तो जिंग कहता है कि अच्छा, ये तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया है, मेरे अंदर का जो जहर है ना वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर शू जब घर से बाहर पहुंचती है तो ये सोचती है कि एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक जियांग मेरे पास आया क्यों नहीं है और ना उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि वो लड़की क्या उसे ठीक कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने में यहाँ पर जिया की मम्मा आ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे अंदर लेके जाने में, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो फिर शू कहती है, आप मुझसे दूर हो जाइए, आखिर आप हो कौन, मुझसे क्यों बात कर रही हो और आपकी बेटी का मुझसे क्या लेना देना है। तो फिर मोम बताती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे अंदर नहीं लेके जा सकती तो लेकिन मेरी बेटी तक मेरा मैसेज पहुंचा दो, उसका नाम जिया है और उसने गलत लड़के से शादी कर ली है। तो फिर शू कहती है, अच्छा तो तुम्हारी बेटी का नाम जिया है, फिर आंटी आप आराम से मुझे सारी बात बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर जिंग को ठीक करने के लिए चाकू लेकर आ जाती है, उसे मारने जा रही होती है। इतने में शू यहाँ पर आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जिया को रोक लेती है। तो जिया उस पर चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी छोटी मोटी मेडिकल स्किल्स से तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। तो फिर शू कहती है, आखिर तुम मेरी मेडिकल स्किल्स की बुराई कैसे कर सकती हो, जानती क्या हो मेरी मेडिकल स्किल के बारे में, मेरे मास्टर कौन है भी तुम जानती हो। और वो अपने मास्टर का नाम बताने लग जाती है। तो जिया को याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा जिसने मुझसे 3 साल तक ट्रेनिंग ली थी पर उससे कुछ भी ठीक से नहीं आया था। अच्छा तो वो इसका मास्टर है, तो अगर इसका मास्टर ऐसा है तो फिर शिष्य कैसी होगी। फिर यहाँ पर जिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर को जानती हूँ और वैसे अगर सिंसियरिटी में देखा जाए तो फिर मैं तुम्हारी ग्रैंड मास्टर हुई। पर शू मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरे मास्टर का नाम इस तरीके से ले रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम जैसी लड़की को मैं अपना स्टूडेंट बताना भी नहीं चाहती हूँ। आप तभी इतने में यहाँ पर जिंग की मम्मा जाती है और वो कहने लगती है, तुम लोग झगड़ो मत। शू कहती है कि आंटी आप एकदम सही टाइम पर आई है, ये लड़की यहाँ पर एक तो लीडर बनने का प्रिटेंड कर रही है और साथ ही साथ में ये यहाँ पर जिंग को मारने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई और मैंने अपनी पावर के जरिए बचा लिया यहाँ पर जिंग को। जिंग कहता है कि मेरी वाइफ मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, हर्ट नहीं कर सकती है। तो शू कहती है कि जिंग तुम इस लड़की से फूल मत बनो, ये तुम्हें पागल बना रही है, तुम्हें अभी मारने वाली थी। तो जिया कहती है कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। तो शू पूछती है, फिर तुम बताओ कि तुम्हारे हाथ में चाकू क्या कर रहा है। ये कहती है, मैं तो बस उसका थोड़ा सा खून लेने के लिए आई थी, मैं तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देने वाली थी। जिंग खुश हो जाता है और कहता है कि वाइफ तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो और उसके गाल पकड़कर वो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो फिर शू फिर से जिंग को समझाने लगती है कि तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। तो जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि ये बीमार नहीं है, इसे बस जहर दिया गया और इसकी वजह से तो मैं इसका थोड़ा सा खून लेने वाली थी ताकि इसके जहर को मैं बाहर निकाल सकूं। शू बताती है कि मैं एक मेडिकल जीनियस हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज है तुमसे। तो जिया कहती है कि तुम्हें जितनी मेडिकल की नॉलेज है ना उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास में और तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती हो, तुम बिल्कुल नहीं जानती हो कि क्या करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर झूठ बोलना बंद कर दो। तभी जिंग की बॉम्ब बताने लगती है कि देखो शू ने अभी तक जिंग का ट्रीटमेंट किया है और उसी की वजह से आज तक जिंग इतना ज़्यादा ठीक हो पाया है और जिंदा है। फिर शू कहती है कि देखा मैं तुम्हें बता रही थी ना कि जो ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ ना उसी से वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो फिर जिया कहती है कि तुम जो इसका ट्रीटमेंट कर रही हो ना उसी की वजह से आज तक वो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन 3 महीने के बाद वो पैरालाइज हो जाएगा तुम्हारे इलाज से। ये सुनकर जिंग की मम्मा हैरान हो जाती है और शू चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। फिर जी अपनी मैजिकल का इस्तेमाल करते हुए इससे इस घर से निकाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं जिंग अपनी कंपनी में पहुंच जाता है और जैसे मीटिंग में आता है तभी यहाँ पर उसके मुंह से खून गिरने लग जाता है। ये देखकर तो एम्प्लॉयज़ परेशान हो जाते हैं। तो फिर जिंग सभी से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये चीज़ नॉर्मल है। फिर इसके बाद में जिंग जब अपने ऑफिस में आ जाता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस आप पहले से काफ़ी बेटर लग रहे हैं। तो जिंग यहाँ पर जिया की तारीफ करता है कि मेरी वाइफ एक मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल जीनियस डॉक्टर है।
तो वो ही मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। ये सुनकर तो सेक्रेटरी सोचती है कि अच्छा मेडिकल डॉक्टर तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम शू है। तो फिर लगता है वही बॉस की वाइफ भी है। फिर जिंग अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करो। एक हफ्ते बाद वाइफ हो मेरी 1 मंथ एनिवर्सरी है। फिर यहाँ पर जिंग बेहोश होने लग जाता है। तो सेक्रेटरी कहती है कि उसमें चाहती हूँ ये चीज़ भी नॉर्मल होगी। आपने कहा था कि पिछली बार मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। तो जिंग कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तो सेक्रेटरी जल्दी से टेंशन में आ जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जो आती है यहाँ पर जिंग को। फिर जिंग की मोम हॉस्पिटल में परेशान हो रही होती है। इतने में यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि उसकी बीमारी तो ठीक हो रही थी ना, तो आखिर अब उससे क्या हो गया है। तो शू कहने लगती है कि आंटी मैंने कहा था ना कि वो लड़की बस एक फ्रॉड है और वो बस जिंग की प्रॉपर्टी के लिए उसे शादी कर रही है। और देखा ना, जिंग ने उस पर भरोसा किया था, उसने उसके साथ ये सब क्या कर दिया। मैंने तो आपको पहले ही बोला था। अब आपको भी बिलीव हो क्या होगा कि वो सच में चीटर है। हाँ, फिर शू ग्रैंडपा को अपनी बात में लेने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा आप तो जानते ही हैं कि मैंने कितनी मुश्किलों से जिंग की बीमारी को ठीक किया था, और देखो अब उस लड़की ने उसका क्या हाल कर दिया है, और अब देखो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। फिर ग्रैंडपा गुस्सा करने लग जाते कि उस लड़की को जल्दी से जल्द घर से बाहर निकाल दो और उसका और जिंग का डाइवोर्स भी करा दो। अब तभी इतने में जिया भागते हुए पहुंच जाती है हॉस्पिटल और कहती है मुझे अंदर जाना, तभी यहाँ पर जिंग को ठीक कर पाऊंगी मैं। फिर ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। तो जिया अपने मैजिकल का यूज़ करते हुए उन्हें पीछे कर देती है और कहती है मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस जिंग को ठीक करना चाहती हूँ। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम एक झूठी हो और मुझे पता चल गया है कि तुम बस एक फ्रॉड लड़की हो और कुछ भी नहीं। तो जिया कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपने मास्टर का नाम बताने लगती है। तो ये कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे मास्टर को भी कॉल करके पूछ लेता हूँ कि तुम सच में उन्हें जानते भी हो या फिर नहीं। फिर जिंग के ग्रैंडपा जिया के मास्टर को कॉल करके उसका नाम लेकर पूछने लग जाते हैं। तो जिया के मास्टर मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और कहते हैं मैं तो किसी जिया नाम की लड़की को जानता तक नहीं हूँ। और मास्टर यहाँ पर सोचते हैं कि लगता है उसने वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी होगी। मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ कि मैंने बताया ही नहीं कि मैं सच में जिया को जानता हूँ। ज़रूर वो किसी मुसीबत में फंसी होगी और बहुत सारे पैसे देने होंगे। फिर मास्टर यहाँ पर जिया का नंबर भी ब्लॉक कर देते ताकि वो उन्हें कॉन्टैक्ट ना कर पाए। फिर जिया जैसे अपने मास्टर को कॉल करती है तो कॉल लगती नहीं है। वो सोचती है अच्छा तो फिर मास्टर ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर शू कहती है कि अब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, हमें अच्छे से पता चल गया है कि तुम कोई लीडर नहीं हो, इसीलिए अभी भी टाइम है कि तुम हमारे सामने लेड आउट होकर माफ़ी मांगो तो हम लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। जिया कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, मुझे जल्दी से जिंग के पास जाना है उसकी जान बचाने के लिए। जिया यहाँ पर जिंग की मोम को भी समझाने लगती है कि मैं उसे हर्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा करो। शू कहती है कि तुम चुपचाप रहो, तुम हमें फूल नहीं बना सकती हो अब। और फिर जिंग की मोम और ग्रैंडपा को वो सब बताने लगती है कि ये लड़की इतनी बड़ी फ्रॉड है, इसने बस जिंग के पैसों के लिए से शादी कर ली और इसी ने अपनी मोम को बोला भी है कि वो तो बस उसके मरने का इंतज़ार कर रही है ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सके। और इसका ब्लाइंड डेट तो इसका इंतज़ार कर रहा है कि कब जिंग की सारी प्रॉपर्टी लेकर ये जिया उसके पास आ जाए। जिया कहती है कि तुम कितना झूठ बोल रही हो। शू कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मैं यहाँ पर पहले से ही एविडेंस लेकर आई। और फिर यहाँ पर वो जिया के ब्लाइंड डेट को बुलाती है जो कि यहाँ पर आते के साथ ही जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तुम अब पलट क्यों रही हो, तुम ही ने तो मुझे बोला था ना कि तुम अब उस रिच हैंडसम लड़की के सारे पैसे लेकर मेरे साथ चलोगी। जिया कहती है कि बकवास करना बंद कर दो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तो यही से दिखाती है कि देखो तुम्हारी मोम ने तुम्हारी ब्लाइंड डेट जिसके साथ अरेंज की थी ना वो यही लड़का है, और ये प्रूफ भी दिखा देती है। लेकिन जिया तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी। जिया हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे आई, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरे ब्लाइंड डेट तो जिंग था। ये सुनकर तो जिंग की मोम बताने लगती है कि मैंने तो कभी तुम्हारी और जिंग की ब्लाइंड डेट अरेंज की ही नहीं थी। जिया को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और याद करती है कि जिंग ने उसे बताया था कि वो उसका ब्लाइंड डेट है, यानी कि उसने झूठ बोला था। शू कहती है कि अब तुम्हारी बातों में कोई भी नहीं आएगा, तुम बस एक झूठी लड़की हो जो कि जिंग को उसके पैसों के लिए फंसा रही हो।
तो तुम दो दो लोगों को एक साथ डेट कर रही हो। जिया का ये ब्लाइंड डेट तो जिया के बारे में सब झूठ झूठ बोल रहा होता है। तो ये उसे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए बेहोश कर देती है और कहती है अभी मुझे ये फालतू बकवास नहीं सुननी है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे उसे रेस्क्यू करने जाने दो। फिर जिया यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स खुद ही बाहर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि वो जिंग को नहीं बचा पाए। तो ये सुनकर तो जिंग की मोम रोने लग जाती है और जिया से कहती है कि तुम ही ने मेरे बेटे को मार दिया, मैंने तुम पर कितना बड़ा भरोसा किया था, लेकिन तुमने उसका क्या सिला दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मुझे वापस करो मेरा बेटा। जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है और सोचती है कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो तो मेरा दुश्मन था। तब यहाँ पर जिंग के ग्रैंडपा और शू उस पर चिल्लाने लग जाते। इतने में यहाँ पर नर्स बाहर आकर बताती है कि डॉक्टर वो पेशेंट तो अभी जिंदा है। फिर डॉक्टर वापस से जिंग का चेकअप करते हैं और इन लोगों को बताते कि वो जिंदा है लेकिन वो कोमा में है और पता नहीं अब उसे कब होश आएगा, यानी कि उसे एक दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता, सालों भी लग सकते हैं। फिर शू फिर से जिया को चिल्लाती है और कहती है कि तुम ही ने उसका ये हाल कर दिया है, तो आज उसका ये हाल है जो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर ग्रैंडपा पर जिया को निकलने के लिए कह रहे होते हैं। जिया कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो जिंग का जो हाल हुआ है ना वो इसीलिए क्योंकि जो मैंने इसे मेडिसिन दी थी ना वो इसके अंदर के ड्रग से फाइट कर रही है और वो ठीक हो जाएगा। पर शू मानने के लिए तैयारी नहीं होती है और इससे कहती है कि तुम अभी भी बस करो ये नाटक करना, वो सोच रही होती है और तुम बस अभी से मारने का ही सोच रही हो और हमें फूल बना रही हो। फिर जिया पर जिंग के ग्रैंडपा को बनाने लग जाती कि प्लीज़ आप मुझे एक बार लास्ट बार मुझ पर भरोसा कर ले, मुझे मौका दे दे। तो जिया के इतने मनाने पर ग्रैंडपा मान जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन अगर जिंग को कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर जिया जिंग के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है और फिर फाइनली उसे होश आ जाता है। फिर जिंग यहाँ पर जिया को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से वो ठीक हो पाया और वो अपनी मॉम और ग्रैंडपा से भी कहता है कि मैंने आप लोगों को फिक्र में डाल दिया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे ठीक कर दिया। और फिर वो इन लोगों को दिखाने चाह रहा होता है कि मैं सच में ठीक हूँ, इसलिए वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर वो उससे उठा ही नहीं जाता है। फिर जिया एक मेडिसिन निकालती है उसे देने के लिए, जिसे देकर ग्रैंडपा और जिंग की मोम तो कहने लगते हैं कि वो उसमें जहर देने वाली है। पर जिंग तो यहाँ पर उस मेडिसिन को तुरंत ले लेता है और कहता है थैंक यू वाइफ, और फिर जल्दी से उस मेडिसिन को खा लेता है। ये लोग तो यहाँ पर डरने लग जाते हैं कि उसने तो जहर खा लिया। फिर जिंग को कुछ होने लग जाता है तो ये लोग समझ जाते कि सच में उसमें तो जहर था। जिया यहाँ पर जिंग को मारना चाहती है। जिया कहती है कि चलो अब मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाती। फिर जिया के मैजिक करते ही यहाँ पर तुरंत ही जिंग ठीक हो जाता है और डॉक्टर भी उसका चेक करके बताते हैं कि उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है। पर शू को तो यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं डॉक्टर आप वापस से चेकअप करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि कितनी भी बार चेकअप कर लो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, मिस्टर जिंग आप ठीक हो चुके। फिर शू फिर से जिया को चिल्ला रही होती है तो जी उससे कहता है कि अब बस हो गया तुम्हारा, अगर तुम दोबारा मेरी वाइफ को कुछ बोला ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि अब से तुम मेरी पर्सनल डॉक्टर नहीं हो। तो शू कहती है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या करेगी, वैसे भी आप सभी लोगों ने देखा है कि इसके पास पहले से भी कोई इंसान मौजूद है जिससे डेट कर रही है। तभी इतने में वापस से जिया का वो ब्लाइंड डेट वहाँ पर आ जाता है और उसके बारे में बताने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ पर जिंग उससे बाहर करके आ जाता है। जिंग कहती है कि अभी मुझे किसी की आवाज़ आई थी। तो जिंग कहता है कि नहीं तुम्हें गलत फैमिली हुई है। शो कहती है कि जिंग तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि अब तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो तो अब मेरे पर्सनल मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर शो गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा और वापस मेरे पास आओगे। फिर यहाँ से वो चली जाती गुस्से में। फिर जिंग के मोम और ग्रैंडपा भी यहाँ से चले जाते हैं। तो जिंग यहाँ पर सर दुखने की एक्टिंग करने लग जाता है और जिया को अपने क्लोज करके कहता है कि तुम्हें अब मुझे ठीक करना चाहिए। पर तभी इतने में जिया उसे रोकती है और कहती है पहले मुझे इस बारे में बताओ कि ये ब्लाइंड डेट का क्या चक्कर है। वो कहता है कि रुको मैं इस वक्त अपनी मम्मा को कॉल करके पूछती हूँ कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और चीट करके शादी की। तो फिर जिंग
तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर जिया तुरंत ही अपनी मम्मा को कॉल लगा लेती है। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ और मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, पर फिर जिया इसे बताती है कि मेरी मम कह रही थी कि वो वेकेशन पर है। तो फिर वो सोचता है कि ये सब उसकी सेक्रेटरी ने करा है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिनकी सेक्रेटरी जिया की मम के पास पहुँचती है और उन्हें बहुत सारे वेकेशन का ऑफर दे दिया और तुरंत ही गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले जाते वेकेशन के लिए। दूसरी तरफ जिया इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी मम अचानक से ट्रैवलिंग पर कैसे जा सकती है। तभी जिंग उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी मोम घूमना चाहती है तो घूमने दो ना, वैसे भी नेक्स्ट डे ऑक्शन पार्टी है और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में अनाउंसमेंट करूँगा। फिर उसके बाद में जिंग अपने सेक्रेटरी से बात करने चाहता है, जो कि उसे बताती है कि उसके कहने के हिसाब से उसने सारी शॉप्स पर 90% का ऑफर कर दिया है। वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि जिया की मॉम शॉपिंग में काफ़ी इंजॉय कर रही है। फिर जिंग कहता है कि आज के ओकेशन के बाद में मैं अपनी वाइफ को सारा सच बता दूंगा। फिर वो से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट सीक्रेट तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार है। तो सेक्रेटरी कहती है कि आपकी वाइफ का गिफ्ट तैयार है। फिर इसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है और यहाँ पर शू आई होती है। तो सेक्रेटरी उसे देखकर जिंग की वाइफ समझ लेती है शू को। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग अपनी माउंटेन वाली ड्रेस पहन के ऑक्शन पार्टी के लिए पहुंच जाती है और सोचते हैं कि वो तो बहुत ही स्पेशल लग रही होगी, पर सेक्रेटरी गार्ड तो उसे अंदर ही नहीं आने देते हैं। उसे भिखारी कह रहे होते तो वो कहती है ये मेरी स्पेशल ड्रेस है। सेक्रेटरी गार्ड उसे दिखाते हैं कि उसने सच में भिखारी वाले कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि जो भिखारी खड़े होते हैं उन्होंने भी ऐसी ड्रेस पहन रखी होती है। फिर जिया वहाँ पर खड़ी होती है, तभी इतने में यहाँ पर जिंग के अंकल किसी मास्टर को लेकर आ जाते हैं, जो कि जिया को देखते के साथ समझ जाते कि उसके पास भी पावर्स है। तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर मैजिक करने लगते, पर जिस चीज़ को उन्होंने मारने के लिए फेंकी होती है जिया के पास में, जिया उसे उठा लेती है और सोचती है वाह ये तो मेरा ट्रेजर है। फिर जिंग के अंकल अपने मास्टर के साथ मिलकर इसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो यहाँ पर जिंग से बदला लेने के लिए आए। फिर जिया बीच में आ जाती है और कहती है मेरा और आप लोगों का गोल सेम ही है, मैं भी यहाँ पर जिंग से बदला लेने आई हूँ। तो फिर जिंग के अंकल पूछते हैं कि तुम्हारे और उसका क्या रिश्ता है। तो वो बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ये सुनकर तो वह हैरान हो जाते। फिर यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है और जिंग की बुराई करती है कि उसने इसके साथ क्या क्या बुरा किया, ताकि उसके अंकल को भरोसा हो सके कि ये सच बोल रही है कि मैं तो उल्टा तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम्हें दुश्मन से बचाने में मदद कर रही हूँ। फिर जिंग के अंकल इसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं कि तुम अंदर चल के सभी के सामने जिंग की बेइज्जती करनी होगी। तभी ये कहती है मैं समझ गई, मैं आप लोगों की मदद करूँगी। तो वो सोचती है कि वो तो ऐसे किसी को भी उससे बदला नहीं लेने दे सकती है, अगर बदला लेना होगा तो वो खुद लेगी, और वो तो बस ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए इन लोगों को फूल बना रही होती है और इन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं पार्टी में शू आई होती है और उसने कोई बहुत ही महंगा नेकलेस भी पहना होता है, जिसे देखकर सभी यहाँ पर जिंग की वाइफ समझ रहे होते हैं शू को। यहाँ पर जिया और जिंग के अंकल भी ये सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि लगता है अब प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर जिया को आवाज़ देने लगते हैं, पर जिया तो पहले ही शू के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मैं तो जिंग की वाइफ हूँ, आखिर मुझे कैसे पता है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो फिर शू से कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसकी वाइफ बनोगी। फिर सभी लोग उसको सपोर्ट करने लग जाते, तो जिया की बेइज्जती करने लग जाती है यहाँ पर शू। फिर शू गार्ड्स को आवाज़ देने लगती है कि तुम लोग जिया को बाहर निकाल दो। तभी ये बात को संभालने के लिए यहाँ पर जिया के अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मेरी नेफ्यू हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड बनाता रहता है। तो वो जिया से पूछता है कि अगर तुम सच में जिया की वाइफ हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये कहती है कि आखिर मैं मैरिज सर्टिफिकेट क्या हर जगह लेकर घूमूंगी, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ और एविडेंस है, मैं जानती हूँ कि उसकी बॉडी पर बर्थमार्क कहाँ पर है। और जिया की वो बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि शू उन लोगों को अपनी बातों में ले लेती है और फिर वो जिया के क्लोज जाकर कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी बातों पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है, और ये देखो ये नेकलेस मुझे जिंग ने दिया है और वो मुझसे शादी करने वाला है। जिया जब ये सुनती है
तो फिर उसे जिंकी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और ये गुस्से में जोर से चिल्लाती है कि यहाँ की पूरी ज़मीन हिल जाती है। फिर ये शू से उसका नेकलेस छीन लेती है और उसे अपने मैजिकल के ज़रिए तोड़ देती है और सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि ये इतना महंगा नेकलेस था और उसने तोड़ दिया, आखिर वो अपने आप को समझती क्या। फिर बाजू में यहाँ पर जिया के ऊपर वो अपना गुस्सा निकालने लगती है तो जिया भी उसका हाथ पर रोक देती है। फाइटिंग देखकर तो यहाँ पर सभी लोगों को काफ़ी मजा आ रहा होता है और जिंग के अंकल भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये भिखारी लड़की की एक्टिंग तो कितनी ज़्यादा उस समय अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अमेजिंग एक्टिंग करेगी। फिर यहाँ पर पार्टी में जिंग की सेक्रेटरी पहुँच जाती है और शू से कहने लगती है कि देखो ये लड़की यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सेक्रेटरी यहाँ पर शू को जिंग की वाइफ कह रही होती है तो सभी कहते हैं कि ये लड़की तो सच में फ्रॉड है और भाई शू ही मिस्टर जिंग की वाइफ है। अब तो उनकी सेक्रेटरी ने पर्सनली आकर बता दिया। जिया सेक्रेटरी से पूछती है आखिर तुम इसे जिंग की वाइफ कैसे कह सकती हो, मैं कौन हूँ ये तुम जानती नहीं हो क्या। तो वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई हो, रुको सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। फिर जिया सोचने लगती है कि ये लड़की जिंग की सेक्रेटरी है और ये भी शू को उसकी वाइफ कह रही है, तो यानी कि इसका मतलब है कि जिंग मुझे धोखा दे रहा है। फिर यहाँ पर जिया जिंग की सेक्रेटरी से कहती है कि तुम अभी की अभी जिंग को यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे सवाल करना चाहती हूँ कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है, क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो सेक्रेटरी चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगे, तुमने देखा है अपने आप को। फिर यहाँ पर वो जिंग के अंकल भी कहने लग जाते हैं कि जिंग को यहाँ पर बुलाना ज़रूरी है ताकि सभी को सच पता चल सके। तो ये कहते हैं ठीक है मैं अभी बॉस को कॉन्टेक्ट करती हूँ। तभी शू उसे मना करने लग जाती है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उस लड़की से खुद ही निपट लूँगी। फिर शू सोचती है कि अब मैं इसके चेहरा ही अगली बना दूँगी तो फिर जिंग इसे कभी पसंद नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर वो अपने कुछ मेडिसिन जिया के ऊपर डालने वाली होती है पर जिया उसके मेडिसिन उल्टा उसी के ऊपर डाल देती है अपनी मैजिक के जरिए। तभी इतने में यहाँ पर जिंग पहुँच जाता है और पाई शू जल्दी से उसके पास चली जाती है और कहती है तुम अच्छा हुआ समय पर आ गए, देखो सभी को बता दो कि तुमने नेकलेस मुझे दिया था और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी जिंग यहाँ पर जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है तुम कौन हो, क्योंकि यहाँ पर भाई शू का फेस तो अगली हो चुका था। फिर यहाँ पर वो जिया के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे फेस का क्या हाल कर दिया। जिया कहती है कि मैंने नहीं किया है, जो मेडिसिन तुम मेरे ऊपर डालने वाली थी ना बस वो ही तुम्हारे ऊपर चली गई है। फिर जिया जिंग से इस बारे में पूछते कि आखिर बायशू और उसके बीच में क्या चल रहा है। जिंग के अंकल भी उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं कि तुम दिखने में तो कितने ज़्यादा डेसिंग और हैंडसम हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी वाइफ के होते हुए भी दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहे हो। तो जिंग यहाँ पर क्लियर करता है कि मेरे और बायशू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर बायशू कहती है कि जिंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने मुझे नेकलेस दिया था तो इसका क्या मतलब है। तो जिंग कहता है कि मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं दिया था। अब सेक्रेटरी ये सब सुनने के बाद समझ जाती है कि उसी से गलत फैमिली हुई है। फिर वो तुरंत ही कहती है बॉस शायद मुझसे ही गलत फैमिली हो गई, आपने अपनी वाइफ को नेकलेस देने के लिए कहा था और मैंने मिस शू को आपकी वाइफ समझ लिया था। फिर अंकल भी हैरान हो जाते कि जिया जिंग की रियल वाइफ है। जिंग कहता है कि मेरी वाइफ हमेशा से जिया थी, जिया ही है और जिया ही रहेगी और बायशू से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये बायशू के ऊपर चिल्लाता है कि आगे अगर तुमने मेरी वाइफ को कभी भी परेशान किया था तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर यहाँ पर सभी लोग जिंग को बताने लगते हैं कि बायशू एक तो उसकी वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही थी और साथ ही साथ में उसकी वाइफ की वो बेइज्जती कर रही थी, यानी कि बुली कर रही थी। ये जानकर तो जिंग बायशू से कहता है कि अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। यहाँ पर बायशू को माफ़ी तो मांगनी पड़ती है और फिर वो बहुत ही बेइज्जती फील कर रही होती है। फिर उसके बाद में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है और तभी यहाँ पर इसके पास जिंग के अंकल पहुँच जाते हैं और वो इससे कहने लगते हैं कि अगर जिया और बायशू से बदला लेना चाहती है तो वो उनके साथ मिल जाए। फिर बायशू जिंग के अंकल के साथ इधर ही रुक जाती है और ये लोग ऑक्शन पार्टी में सारी चीज़ों पर बीडिंग्स लगाकर जिंग को हराना चाह रहे होते हैं और ये लोग जिया की बेइज्जती भी करना चाह रहे होते हैं। पर यहाँ पर जिया जिंग के अंकल को भी सबक सिखाती है और बायशू को भी, और फिर वो जिंग के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो उस नेकलेस की वजह से। तो ये कहती है बिल्कुल भी नहीं,
ये कहता है कि नहीं तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। तभी इतने में जिया को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम अब घर पर आ गई है। जिंग तो काफ़ी डर जाता है। तभी जिया की मॉम उसे इस बारे में बताती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जिंग एक फ्रॉड है और उसने तुमसे फ्रॉड शादी की है। वो तुम्हारा ब्लाइंड डेट नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। ये सुनने के बाद तो जिया जिंग से पूछती है ये क्या है, अब तुम बताओ। तो ये अपना क्यूट सा फेस दिखाते हुए कि उससे कहने लग जाता है कि वाइफ तुम मेरी बात सुनो। तभी जिया की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और ये सोचती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो इसकी बातों में क्यों आ जाती हूँ। और फिर ये ब्लैक पेन से इसके मुंह पर कुछ ड्राइंग्स बना देती है और कहती है अब ठीक है, अब मेरा गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ है। और फिर इसके बाद जिंग घर पर आने के बाद में नील डाउन होता है और यहाँ पर जी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप सब बताओ। तो ये कहती है कि हाँ, मैं जब भी तुमसे यानी कि जिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी। तभी जिंग यहाँ पर जिया की मॉम को अपनी साइड लेने के लिए उन्हें एक चेक दिखाता है तो ये खुश हो जाती है और तुरंत ही उसकी साइड लेने लग जाती है कि हाँ, इसने तुमसे फ्रॉड से शादी की है तो क्या हुआ, ये सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता और तुम्हारा इतना ख्याल भी रखता है। जिया कहती है मॉम आप चेंज कैसे हो सकती है, अभी तो आप कुछ और कह रही थी और अभी कुछ और कह रही। तभी यहाँ पर जिंग जल्दी से जिया की मॉम के पास आ जाता है और उनका हाथ पकड़ के कहता है कि आप मेरी सच में बहुत ही अच्छी मदर इन लॉ है। और फिर उन्हें एक गोल्डन का ब्रेसलेट दे देता है तो वो उसकी साइड लेने लग जाती है और भी ज़्यादा। तो फिर जिया को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तो तुम मेरी मॉम को रिश्वत देकर अपने साइड कर रहे हो। तभी यहाँ पर जिया को उसके मास्टर की कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए रूम में आ जाती है और जिया के मास्टर से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो जिया बताती है कि मास्टर मैं अपने हस्बैंड के घर पर हूँ। तो उसके मास्टर कहते हैं कि तुमने शादी कब कर ली। तो जिया कहती है मास्टर ये बहुत ही लंबी कहानी है, मेरे साथ मैरिज फ्रॉड हुआ था, वो जिंग नाम का बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिया के मास्टर जब ये सुनते हैं कि उसकी शादी जिनके साथ हुई है तो ये कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, वो सच में तुम्हारे लिए सिंसियर होगा। तो अब इस छोटी सी बात के लिए उससे झगड़ा मत करना और उसके साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना। तो जिया कहती है कि मास्टर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, वो तो मेरा दुश्मन है ना। तो फिर ये कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी और कॉल कट कर देती है। जिया के मास्टर सोचते हैं कि ये तो जिंग को अपना दुश्मन समझ रही है, मुझे अभी जाकर इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा, पता नहीं वरना ये लड़की क्या कर देगी। फिर वो माउंटेन से निकल रहे होते हैं पर यहाँ पर अलग अलग दिक्कत आ जाती है तो यहाँ से वो नहीं जा पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया और जिंग की मोम उन दोनों के साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए ड्रिंक्स करवा देती है ताकि उनका ग्रैंड चाइल्ड उन्हें देखने को मिल सके। फिर यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते और नाइट स्पेंड कर लेते हैं साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को होश आ जाता है तो वो अपने मास्टर को कॉल करके इस बारे में बताती है। उसके मास्टर उससे कॉल पर सब क्लियर कर देते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि तुम्हारी डेस्टिनी है। लेकिन यहाँ पर तो वो ये वर्ड सुन नहीं पाती है क्योंकि फिर से यहाँ पर सिग्नल की दिक्कत आ जाती है। तो ये सोचती है कि जब भी मैं यहाँ पर जिया को रियलिटी बताने वाला होता हूँ तभी ये दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। फिर मास्टर को भी कुछ गड़बड़ फील होती है। तो फिर हम देखते हैं जिया और जिंग की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी होते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जिंग के अंकल से भी यहाँ पर वे लोग निपट लेते हैं जो कि इन लोगों को मारने के पीछे पड़े हुए थे। एंड यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर जिया के मास्टर भी पहुँच जाते हैं और फिर फाइनली जिंग भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसकी डिसीज़ ठीक हो जाती है यानी कि। और मास्टर इन लोगों की हैप्पी लाइफ के लिए इन लोगों को गुड लक विश करते हैं और फिर जिया और जिंग की मॉम भी इन लोगों के साथ रह रही होती है और जिया को एक नई मेडिसिन बनानी होती है जिसमें यहाँ पर जिंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो तो अपनी वाइफ की सारी बात मानता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग को चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।